हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास 11 का टॉपिक फिजिक्स का बर्नौली प्रमेय पढ़ते हैं कि बर्नौली प्रमेय क्या होती है। आइए, बर्नौली की प्रमेय, बर्नौली की प्रमेय, इसका पहले फिगर बनाते हैं कि एक्स वाई एक आपकी कोई नली है, अनुप्रस्थ असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद की, मतलब एक सिरे का क्षेत्रफल ज़्यादा है और वाई सिरे का क्षेत्रफल क्या कम है। असमान क्षेत्रफल वाली नली है। यहाँ से कोई द्रव प्रवाहित हो रहा है। ऐसे मान लो एक सिरे पर यहाँ पर किसी द्रव का वेग v1 है और यहाँ पर द्रव का वेग v2 है, और यहाँ पर दाब मान लेते हैं p2 और क्षेत्रफल मान लेते हैं a2, और यहाँ पर दाब मान लेते हैं p1 और क्षेत्रफल मान लेते हैं a1, और पृथ्वी तल से ऊंचाई इसकी h1 मान लेते हैं और इसकी ऊंचाई h2 मान लेते हैं। कि जब कोई द्रव इस प्रकार की नली में प्रवाहित होता है तो एक सिरा है तो यहाँ का क्षेत्रफल अधिक है तो वेग क्या होगा कम, और क्षेत्रफल कम है तो वेग क्या होगा अधिक। कोई नल है, अगर उससे पानी निकल रहा है तो अगर क्षेत्रफल कम है तो वहाँ पर वेग ज़्यादा होता है, और जहाँ क्षेत्रफल अधिक होता है तो वहाँ पर वेग क्या होता है द्रव का कम होता है। क्षेत्रफल अधिक तो द्रव का वेग कम, क्षेत्रफल कम तो द्रव का वेग अधिक। तो बर्नौली ने क्या बताया कि जब कोई आदर्श द्रव क्या होता है, वह द्रव जिसको दबाने पर उसके आयतन में कोई परिवर्तन ना हो। तो ये हो गया असंपीड्य द्रव। असंपीड्य द्रव वह द्रव जिसको दबाने पर उसके आयतन में कोई परिवर्तन ना हो तो असंपीड्य द्रव कहलाता है। एक आस्यान द्रव होता है कि जब कोई द्रव प्रवाहित होता है तो उनकी किन्हीं परतों के बीच, किन्हीं दो परतों के बीच कोई घर्षण बल कार्य ना करे, तो ऐसे द्रव को आस्यान द्रव कहते हैं। और जिस द्रव में आदर्श द्रव वो होता है जो असंपीड्य भी हो और आस्यान हो, इसको क्या कहते हैं आदर्श द्रव। तो बर्नौली ने बताया कि जब कोई आदर्श द्रव नली में एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखी प्रवाह से प्रवाहित होता है तो नली के प्रत्येक स्थान पर द्रव की प्रति एकांक आयतन की कुल ऊर्जा अर्थात दाब ऊर्जा का गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग एक नियतांक होता है, अर्थात P + 1/2 रो इंटू v² प्लस रो GH बराबर नियतांक।
ये है बर्नौली प्रमेय। बर्नौली ने बताया कि जब कोई आदर्श द्रव नली में एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय एक ही प्रवाह से प्रवाहित होता है तो नली के अंदर प्रत्येक बिंदु पर या प्रत्येक स्थान पर प्रति एकांक आयतन की कुल ऊर्जा अर्थात दाब ऊर्जा और गति ऊर्जा तथा स्थिति ऊर्जा का जो योग होता है वो एक क्या होता है, नियतांक होता है। इसे कहते हैं बर्नौली की प्रमेय कि जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में धारा रेखीय प्रवाह से प्रवाहित होता है तो नली के भीतर प्रति एकांक आयतन की कुल ऊर्जा अर्थात इसी को दाब ऊर्जा कहते हैं, गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का योग क्या होता है, एक नियतांक होता है। तो अब हम इस फार्मूले को सिद्ध करने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डेफिनीशन का। अब हम इस सूत्र को सिद्ध करेंगे कैसे, तो देखते हैं कि जो द्रव प्रवाहित हो रहा है वो असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में प्रवाहित हो रहा है। तो माना x y एक क्या है, असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली है जिसमें कोई द्रव प्रवाहित हो रहा है। x सिरे का क्षेत्रफल क्या है, a1 और द्रव का वेग क्या है यहाँ पर v1 और दाब क्या है, p1 है। और y सिरे का क्षेत्रफल a2, द्रव का वेग v2 है और दाब क्या है, द्रव का p2 है। और इनकी पृथ्वी तल से ऊंचाइयाँ क्या है, h1 और h2 है। और मान लेते हैं कि माना द्रव का जो घनत्व है वो क्या है, रो है। ये अब भाषा लिखना है। अब सिद्ध करना है तो मान लिया गया कि माना 1 सेकेंड में x सिरे से जो दो द्रव प्रवेश करता है वो कितनी दूरी तय करता है, v1। माना 1 सेकेंड में x सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव द्वारा तय की गई दूरी बराबर मान लेते हैं v1 कि जो द्रव 1 सेकेंड में x सिरे से प्रवेश किया वो कितनी दूरी तय किया है, v1। जब v1 दूरी तय किया है तो इसमें कोई बल लगा होगा द्रव में, तो निकाल लेते हैं कि 1 सेकेंड में x सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव पर लगा बल बराबर क्या, P1 और A1। क्योंकि दाब P1 है, दाब के कारण बल लगेगा। दाब बराबर फार्मूला बल बटे क्षेत्रफल, तो बल बराबर क्या आ जाएगा, दाब इंटू क्षेत्रफल। तो एक सिरे पर बल कितना लगेगा, P1 और A1। तो जो द्रव एक सिरे से प्रवेश किया तो उस पर बल कितना लगा है, इतना। अब 1 सेकेंड में एक सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव पर किया गया कार्य और कार्य बराबर फार्मूला क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो आ जाएगा P1 A1 और V1। तो जो द्रव एक सिरे से प्रवेश किया है उस पर कितना कार्य किया गया, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। तो बल कितना आया है, P1 A1 और विस्थापन कितना हुआ, कितनी दूरी तय किया 1 सेकेंड में, V1। तो P1 A1 और V1। तो 1 सेकेंड में जो द्रव प्रवेश किया है उस पर कितना कार्य करना पड़ा, P1 A1 V1। अब जो इसमें कार्य करना पड़ेगा वही द्रव y सिरे से निकलेगा तो y सिरे पर कितना कार्य करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार 1 सेकेंड में y सिरे से निकलने वाले द्रव पर किया गया कार्य
किया गया कार्य क्या आ जाएगा, P2 A2 और V2 आ जाएगा। तो द्रव पर कुल कार्य निकाल लेते हैं। द्रव पर कुल कार्य क्या करेंगे, x श्रेणी में इतना आया, y श्रेणी में इतना आया, तो इसमें हम इसको घटा देंगे। P1 A1 V1 माइनस P2 A2 और V2, ये हमने क्या किया, घटा दिया। अब यहाँ अविरता का सिद्धांत लगा देते हैं। अविरता के सिद्धांत से, अविरता का सिद्धांत क्या होता है, A1 V1 बराबर A2 V2, x श्रेणी का क्षेत्र आयतन बराबर y श्रेणी का आयतन बराबर m बटे रो। क्योंकि घनत्व बराबर फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, तो आयतन बराबर क्या आ जाएगा, द्रव्यमान बटे घनत्व। तो आयतन जो होता है वो नहीं बदलता, x श्रेणी का आयतन बराबर y श्रेणी का आयतन, तो आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व। तो x श्रेणी का आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व, तो y श्रेणी का आयतन द्रव्यमान बटे घनत्व। क्योंकि जो द्रव प्रवाहित हो रहा है तो उसका द्रव्यमान तो बदलेगा नहीं, जो x श्रेणी में होगा वही y श्रेणी में होगा, और एक ही द्रव है तो उसका घनत्व भी नहीं चेंज होगा। तो आयतन x श्रेणी का भी वही होगा और y श्रेणी का भी वही होगा आयतन। तो हम क्या करते हैं, A1 V1 और A2 V2 की जगह m बटे रो लिख सकते हैं। तो कुल कार या नेट कार, कुल कार बराबर क्या आ जाएगा, फिर P1 और A1 V1 की जगह क्या लिखेंगे, m बटे रो, और माइनस P2 A2 V2 की जगह भी m बटे रो, और इससे कॉमन आ जाएगा m बटे रो। तो क्या बचेगा, P1 माइनस P2, ये समीकरण 1 डाल देंगे। ये कुल कार आ गया, कुल कार। ये आ गया आपका कुल कार। अब ये कुल कार आ गया, अर्थात दाब ऊर्जा आ गई। अब हमको निकालना है गति ऊर्जा और फिर निकालना है स्थिति ऊर्जा। तो x सिरे से जो द्रव प्रवेश किया तो यहाँ पर उसकी गति ऊर्जा क्या है, और y सिरे पर गति ऊर्जा क्या है, ये निकालते हैं। तो 1 सेकंड में x सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव की गति ऊर्जा बराबर 1/2m v1 का स्क्वायर। क्योंकि x सिरे पर वेग v1 है तो गति ऊर्जा क्या आ जाएगी, m v1 स्क्वायर। फिर 1 सेकंड में y सिरे से द्रव निकलेगा तो निकलने वाली गति ऊर्जा हाफ m v2 स्क्वायर। तो y सिरे का वेग कितना है, v2, तो v2 निकाल लिया। अब देखते हैं कि जो गति ऊर्जा है, यहाँ पर क्षेत्रफल कम है तो वेग अधिक होगा, तो गति ऊर्जा y सिरे की क्या होगी, अधिक होगी, x सिरे की क्या होगी, कम होगी। तो गति ऊर्जा में वृद्धि हो रही, तो गति ऊर्जा में वृद्धि निकाल लेते हैं। गति ऊर्जा में वृद्धि, ऊर्जा में वृद्धि, तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको घटा देंगे। तो 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस 1/2 m v1 का स्क्वायर। तो ये गति ऊर्जा में क्या आ गई, वृद्धि। अब गति ऊर्जा में वृद्धि आई है तो स्थिति ऊर्जा में क्या होगी, कमी। कोई वस्तु है, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो उसकी स्थिति ऊर्जा ज़्यादा है, लेकिन गति ऊर्जा क्या है, शून्य है। अगर वो वस्तु गति करने लगे तो स्थिति ऊर्जा कम होने लगेगी, गति ऊर्जा में क्या होने लगेगी, वृद्धि होने लगेगी। तो जब गति ऊर्जा में वृद्धि होगी तो स्थिति ऊर्जा क्या होगी, कमी आएगी। तो अब हम स्थिति ऊर्जा निकाल लेते हैं। तो 1 सेकंड में x सिरे से जो द्रव प्रवेश किया है उसकी स्थिति ऊर्जा बराबर mgh होती है, तो h1 आ जाएगा। और 1 सेकंड में y सिरे से जो द्रव निकलेगा उसकी स्थिति ऊर्जा mgh2 निकालेंगे। अब स्थिति ऊर्जा में कमी हो रही है, स्थितिज ऊर्जा में कमी, तो क्या करेंगे, mgh1 में हम mgh2 क्या करेंगे, घटा देंगे। अब बात ये आ रही कि पहले गति ऊर्जा में वृद्धि हुई है और फिर स्थिति ऊर्जा में क्या हो रही, कमी। तो कुल वृद्धि कितनी हो रही, कुल वृद्धि
पहले गति ऊर्जा में क्या हुई, वृद्धि, फिर स्थिति ऊर्जा में क्या हो गई, कमी। तो कुल वृद्धि कैसे निकालेंगे भाई, पहले वृद्धि हुई फिर कमी आ गई, तो वृद्धि में कमी को घटा देंगे तो जितनी वृद्धि हुई है वो निकल आएगी। मान लेते हैं किसी के पास 10 रुपये हैं, 10 रुपये का मुनाफा हुआ और 2 रुपये घाटा हो गया। पहले मुनाफा हुआ फिर 2 रुपये घाटा हो गया, तो 10 में 2 गया 8, तो मुनाफा कितना हुआ, 8 रुपये का हुआ। उसी प्रकार पहले गति ऊर्जा में वृद्धि हुई, फिर स्थिति ऊर्जा में क्या आ गई, कमी। तो ऊर्जा में कुल वृद्धि कितनी हुई है, तो वृद्धि में हम कमी को घटा देंगे तो जो वृद्धि निकलेगी वो आ जाएगी। तो गति ऊर्जा में वृद्धि 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस 1/2 m v1 स्क्वायर में हम ये स्थिति ऊर्जा में mgh1 और माइनस mgh2 इसको हमने क्या किया, घटा दिया, तो कुल वृद्धि ये आ गई। इसको समीकरण डाल देते हैं 2। अब ये जो कार्य ऊर्जा है, तो ये जो कुल कार्य है ये कुल वृद्धि के क्या होगा, बराबर होगा। कुल वृद्धि के क्या होगा, बराबर। तो समीकरण 1 और 2 को हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 हम करते हैं, तो इसको हम थोड़ा साफ कर देते हैं। अब देखते हैं समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, बराबर। समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। एक क्या है, m/रो P1 माइनस P2 बराबर समीकरण 2 कितना है, 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस 1/2 m v1 स्क्वायर और माइनस mgh1 माइनस mgh2। ये समीकरण 2 को हमने क्या कर दिया, बराबर। अब इससे भी m कॉमन, इसके भी m कॉमन, तो दोनों से m कॉमन ले लेते हैं। तो ये m/रो P1 माइनस P2 बराबर m कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा, v2 का स्क्वायर बटे 2 माइनस m कॉमन हो गया तो v1 का स्क्वायर बटे 2 माइनस के अंदर गुणा का, ये भी इसका m कॉमन हो गया तो क्या बचा, gh1 और प्लस gh2 भाई माइनस क्या कर देगा, प्लस m से m कैंसिल, रो का इसमें हम गुणा करा देते हैं तो इधर क्या बचेगा, P1 माइनस P2 बराबर रो का पूरे में गुणा करा दो तो 1/2 रो v2 स्क्वायर, इसमें भी हो जाएगा 1/2 रो v1 स्क्वायर माइनस रो gh1 और प्लस रो gh2। अब P1 इधर है, 1 वाले एक तरफ माइनस का, ये इधर आएगा तो प्लस का 1/2 रो v1 स्क्वायर, ये माइनस का रो जी है, इधर आएगा तो प्लस का रो gh1 बराबर P2 को उधर ले जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये लिख दी 1/2 रो v2 स्क्वायर प्लस रो gh2। तो ये y सिरे की आ गई, ये x सिरे की, इसी को लिख दिया गया P प्लस 1/2 रो v स्क्वायर प्लस रो gh बराबर नीता। ये हो गई आपकी बर्नौली। बर्नौली प्रमेय जो है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अगर पूछे बर्नौली प्रमेय किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है बर्नौली प्रमेय। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।